हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 23 जून 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस लेक्चर को लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडीकर को फॉलो कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी ने किसको राष्ट्रपति चुनाव यानी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए प्रत्याशी नॉमिनेट किया है? तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार बनाई गई हैं वो बनाई गई हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन बनाई गई हैं दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू बनाई गई हैं। और विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कौन है? यशवंत सिन्हा। चलिए फ्रेंड्स, यहां पर बात आई है राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, फिर हम द्रौपदी मुर्मू के बारे में जानेंगे कि द्रौपदी मुर्मू कौन है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल नंबर जो 52 है भारतीय संविधान का, उसमें राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद जो आर्टिकल नंबर 53 है, इसमें क्या बताया गया है? आर्टिकल 53 में बताया गया है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति बताई गई है। जो आर्टिकल नंबर 54 है यानी 54 है, उसमें बताया गया है दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। इसके बाद जो 55 नंबर का आर्टिकल है, उसमें बताया गया है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, यानी किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होगा। 56वां जो आर्टिकल है, उसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 साल होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। फिर आर्टिकल नंबर 57 में बताया गया है राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने के लिए क्या योग्यता है। इसके अलावा 58 नंबर का जो आर्टिकल है, उसमें यह बताया गया है राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यताएं होंगी। आर्टिकल 59 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें बताई गई हैं, ठीक है, यानी राष्ट्रपति पद पर जाने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं। और दोस्तों, जो आर्टिकल 60 है, उसमें राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का वर्णन किया गया है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? याद रखिएगा, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है कौन? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलाते हैं। फिर आर्टिकल 61 में बताया गया है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया। तो ये सभी जो आर्टिकल बता रहे हैं दोस्तों, इनको आप नोट जरूर करते जाइएगा। आर्टिकल 61 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया को बताया गया है। आर्टिकल 62 में क्या बताया गया है? तो दोस्तों, आर्टिकल 62 में बताया गया है राष्ट्रपति कार्यकाल की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव का आयोजन, यानी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उसकी रिक्ति के बाद चुनाव का आयोजन किस प्रकार से होगा, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो अभी जुलाई 2022 में क्या होने वाले हैं? राष्ट्रपति के इलेक्शन होने वाले हैं। तो इसी के लिए जो प्रत्याशी बनाए गए हैं पक्ष की तरफ से यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो वो बनाए गए हैं द्रौपदी मुर्मू, और यशवंत सिन्हा विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम द्रौपदी मुर्मू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जो है वो एक आदिवासी नेता है और इनका संबंध उड़ीसा से है, और इनका जन्म जो है वो 20 जून 1958 को हुआ था। अगर ये राष्ट्रपति बनती हैं तो यह देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, दूसरी महिला राष्ट्रपति हो सकती हैं कौन? द्रौपदी मुर्मू। और दोस्तों, एक और सबसे बड़ा टैग होगा इनके पास कि ये देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी, यानी देश को पहली आदिवासी राष्ट्रपति मिलने जा रही हैं आने वाले समय में, ऐसा हो सकता है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अभी इलेक्शन तो हुए नहीं है, तो अभी अपन कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू लगभग दोस्तों राष्ट्रपति बन सकती हैं, क्योंकि जो एनडीए है उसका जो गठबंधन है उसके वोट परसेंटेज अधिक हैं। तो इस प्रकार से संभावना द्रौपदी मुर्मू की बहुत अधिक है, ठीक है दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में कुछ और पॉइंट। तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो उड़ीसा की पहली ऐसी महिला नेता है जिन्हें गवर्नर बनाया गया था। और कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? झारखंड का। तो झारखंड की जो पहली महिला और आदिवासी गवर्नर कौन थी? द्रौपदी मुर्मू थी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। किस खिलाड़ी के द्वारा आगामी राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में 47 सदस्यीय इंडियन एथलेटिक टीम का नेतृत्व किया जाएगा? तो दोस्तों, वह खिलाड़ी कौन है जो आने वाले समय में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं 2022 में, उसमें इंडियन एथलेटिक्स टीम की अगुवाई करेगा? तो दोस्तों, उस खिलाड़ी का नाम है नीरज चोपड़ा। क्या नाम है दोस्तों? नीरज चोपड़ा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट
जानते हैं। दोस्तों, जो 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये कहां पर होंगे, तो याद रखिएगा बर्मिंघम में होंगे। कहां पर होंगे? बर्मिंघम में होंगे। और ये बर्मिंघम कहां है? इंग्लैंड में है। कहां है दोस्तों? इंग्लैंड में है। तो बर्मिंघम शहर में 2022 के कॉमनवेल्थ होने वाले हैं। और 2022 में जो कॉमनवेल्थ होंगे वो किस नंबर के कॉमनवेल्थ होंगे? तो याद रखिएगा 22वें नंबर के कॉमनवेल्थ होंगे। इनका स्टार्टिंग यानी ओपनिंग सेरेमनी कब होगी? तो 28 जुलाई 2022 को होगी और क्लोजिंग सेरेमनी होगी दोस्तों 8 अगस्त 2022 को। तो दोस्तों ये जरूर याद रखिएगा कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये बर्मिंघम में होने वाले हैं इस वर्ष यानी 2022 में। चलिए फ्रेंड्स, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स को राष्ट्रमंडल खेल कहा जाता है और इनका पहली बार आयोजन जो है वो 1930 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1930 में किया गया था। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम उन देशों के बीच होते हैं जहां पर कभी ब्रिटिश शासन हुआ करता था, यानी ब्रिटिश औपनिवेशिक केंद्र हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स, अब हम कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में कुछ और पॉइंट जानते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल के विजेता कौन है? नीरज चोपड़ा। तो वो इस साल 28 जुलाई से 8 अगस्त तक बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट 37 सदस्यीय टीम में चुने गए हैं और उसकी अगुवाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट जो हैं वो नोट करिएगा। इस टीम में सीमा पुनिया जो कि डिस्कस थ्रो से रिलेटेड हैं तो वो भी शामिल होंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस मंत्री ने निर्माण श्रमिकों यानी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के कौशल को बढ़ावा देने के लिए निपुण योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों नाम है उनका क्या? हरदीप पुरी। तो हरदीप पुरी जी ने जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके कौशल के विकास को बढ़ावा देने के लिए निपुण योजना की शुरुआत की है। किसने की है? हरदीप सिंह पुरी ने। तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री हैं हरदीप पुरी, तो उन्होंने निपुण योजना की शुरुआत की है। और इसमें क्या किया जाएगा कि जो निर्माण श्रमिक है या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको एक ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, यानी स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी जिसके तहत वो विदेशों में भी काम कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके बाद जो ये श्रमिक होंगे ये विदेशों में भी काम कर सकते हैं। देश में तो कर ही सकते हैं, इसके अलावा वो विदेशों में भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों असम। असम जो है वो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला भारत का अंतिम राज्य बन गया है। तो दोस्तों अब जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है ये पूरे देश में लागू हो गई है। जैसे ही असम इससे जुड़ा है तो वो 36 राज्यों में पूरी तरह से लागू हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो इस कार्यक्रम से जुड़ने वाला असम देश का अंतिम राज्य बन गया है। असम ने भी आखिरकार राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा शुरू कर दी है। इसके साथ ही केंद्र का एक राष्ट्र एक राशन कार्ड कार्यक्रम पूरे देश में लागू हो गया है। असम वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य है। ठीक है दोस्तों, तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत अगस्त 2019 से हुई थी। कब से हुई थी? अगस्त 2019 से हुई थी। जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है इसके तहत क्या किया जाएगा, थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कोई भी लाभार्थी है उसके पास एक राशन कार्ड होगा। अगर वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जाता है तो उसको दूसरे स्टेट में भी अब राशन मिल सकता है। अब तक ऐसा नहीं होता था। अब तक उस व्यक्ति को वहीं पर राशन दिया जाता था जिस स्थान का वो है। तो अब क्या होगा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कि अगर कोई भी व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जाता है तो उसको वहां पर राशन दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह स्कीम जो है कहलाती है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। तो इस प्रकार से अब जो ये योजना है ये पूरे देश में लागू हो गई है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स असम की बात आई है तो असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, उनको भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा। दोस्तों जो असम है, असम जो है वो पूर्वोत्तर का राज्य है। क्या है दोस्तों? पूर्वोत्तर का राज्य है। कैपिटल क्या है इस असम की? तो असम की जो कैपिटल है वो क्या है? दिसपुर। क्या है दोस्तों? दिसपुर है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 26 जनवरी 1950 को। कब की गई थी? 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान अगर हम गवर्नर की बात करें तो वो कौन है दोस्तों? जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी जो है वो गवर्नर हैं अभी वर्तमान में असम के। और चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा।
कौन है दोस्तों? हेमंता बिस्वा शर्मा। यहाँ पर अगर हम विधानसभा सीटों की बात करें तो कितनी है? 126 हैं। और यहाँ पर जो राज्यसभा सीटें हैं वो कितनी है? 7 हैं। और लोकसभा सीटें कितनी हैं दोस्तों? 14। तो इस प्रकार से हमने असम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने हैं, आप इनको नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाला दूसरा क्रिकेटर बन गया है? तो दोस्तों, दुनिया के दूसरे क्रिकेटर बने हैं 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले। कौन? डेविड वार्नर। डेविड वार्नर किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। तो वो अभी जो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो सीरीज चल रही थी उसमें वो 99 रन पर स्टंप आउट हो गए हैं और वो दुनिया के ऐसे दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं जो 99 रन पर स्टंप आउट हुए हैं। इससे पहले साल 2000 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण भी 99 रन पर स्टंप आउट हुए थे। ठीक है दोस्तों, यहां पर बात आई है क्रिकेट की। तो क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली जो संस्था है वो क्या कहलाती है? आईसीसी। तो आईसीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, चलिए ध्यान से सुनिएगा। आईसीसी का कई बार आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होता है दोस्तों? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसकी जो स्थापना है या इसका जो फॉर्मेशन है वो कब हुआ था? 15 जून 1909 को। कब हुआ था? 15 जून 1909 को। याद रखिएगा कि जो आईसीसी है वो पूरे देशों में जो क्रिकेट है उसको कंट्रोल करने वाली सर्वोच्च संस्था होती है। ग्रेग बार्कले जो है वो अभी वर्तमान में चेयरमैन है और सीईओ कौन है? जोएफ एलार्डिस। कौन है दोस्तों? जोएफ एलार्डिस। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ यानी डेफ क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? तो दोस्तों, जो डेफ क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा पहली बार अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। और इस खिताब को किसने जीता है? इसको जीता है दोस्तों आंध्र प्रदेश ने। किसने जीता है? आंध्र प्रदेश ने। तो आंध्र प्रदेश ने गुजरात को हराया है। किसको हराया है? गुजरात को हराया है। तो आंध्र प्रदेश ने डेफ क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। देश भर की टीमों ने 16 से 19 जून तक इस प्रतियोगिता में भाग लिया। टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला करते हुए आंध्र प्रदेश के गेंदबाजों ने गुजरात को 97 रन पर रोक दिया। 4 दिवसीय टूर्नामेंट में देश भर में की टीमों ने प्रतिष्ठित T20 चैंपियनशिप में खिताब के लिए स्पर्धा की है। तो आंध्र प्रदेश ने जो है गुजरात को हरा करके ये चैंपियनशिप जीती है। ठीक है दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। किस केंद्रीय मंत्री ने 21 जून 2022 को जम्मू और कश्मीर में भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, नाम है उनका डॉक्टर जितेंद्र सिंह। क्या नाम है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो उन्होंने 21 जून 2022 को जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया है। भूकंप विज्ञान वेधशाला को क्या बोला जाता है? सिस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी। क्या बोला जाता है? सिस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी। यह तीसरा ऐसा केंद्र है जिसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, इस ऑब्जर्वेटरी में उधमपुर, टोडा, किश्तवाड़, रामबन सहित अन्य जिलों का पूरा भूकंपीय रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहां पर बात आई है जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, उनको आप ध्यान से सुनते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू और कश्मीर है उसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इसकी कैपिटल क्या है? तो दोस्तों, जो जम्मू और कश्मीर है उसकी 2 कैपिटल है, एक है श्रीनगर और दूसरी है जम्मू। तो श्रीनगर जो है वो मई से अक्टूबर तक इसकी कैपिटल होती है और जो जम्मू है वो नवंबर से अप्रैल तक इसकी कैपिटल होती है। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर होगा। अभी यहाँ पर चुनाव नहीं हुए हैं। जब परिसीमन आयोग के द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं उसके अनुसार अब यहाँ पर चुनाव होंगे आने वाले समय में। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? याद रखिएगा मनोज सिन्हा है। कौन है दोस्तों? मनोज सिन्हा है। और यहाँ पर अगर हम विधानसभा सीटों की बात करें तो वो 114 हैं, राज्यसभा सीटें 4 हैं और लोकसभा सीटें कितनी हैं? 5 हैं। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
पहली भारत और किस देश में भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को 21 जून 2022 को दिल्ली से रवाना किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत और नेपाल के बीच पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को रवाना किया गया है। कहां से कहां तक दोस्तों? दिल्ली से रवाना किया गया है। किस देश के लिए? नेपाल के लिए रवाना किया गया है। तो नेपाल का जो सफदरजंग रेलवे स्टेशन है उसके लिए रवाना किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब ये ट्रेन है क्या, या भारत गौरव पर्यटक ट्रेन है क्या, इसको समझ लेते हैं। तो भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का मतलब ये है कि जो रामायण से जुड़े हुए स्थल हैं उनकी यात्रा कराना। ठीक है दोस्तों, तो कुछ स्थल ऐसे भी हैं जो कि नेपाल में है। तो इस भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के द्वारा नेपाल में जो रामायण से जुड़े हुए स्थान हैं उनकी यात्रा कराई जाएगी। तो पहली ट्रेन जो है वो दिल्ली से सफदरजंग रेलवे स्टेशन के लिए रवाना की गई है। तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस ट्रेन को रवाना किया है। यह भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने वाली पहली पर्यटक ट्रेन है। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री कौन है? सेकंड क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 किस देश में हो रहे हैं? और तीसरा क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल या उपराज्यपाल कौन है? तो दोस्तों आपको बताना है जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है। तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।